सॉल्यूशन को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं बच्चों आज, और अब स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग सॉल्युबिलिटी। कल मैंने आपको मोल फ्रैक्शन तक पढ़ा दिया था। मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी, मोलालिटी, बेसिक कंसेप्ट जितने भी थे सॉल्यूशन में सारे सिखा दिए थे। उम्मीद करता हूँ आया भी होगा आपको समझ में। अगर कोई दिक्कत रही हो उसमें वीडियो में तो आइए ज़रा अपना सजेशन शेयर करिएगा मेरे साथ में। सॉल्युबिलिटी से स्टार्ट करते हैं। सॉल्युबिलिटी क्या है? सॉल्युबिलिटी जैसे आपने पढ़ा है, ये भी 9th-10th क्लास में पढ़ के आए हम लोग। सॉल्युबिलिटी क्या है? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो किसी भी पर्टिकुलर सॉल्वेंट के अंदर घोला जा सकता है किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में। मान लो मैंने पानी लिया, पानी के अंदर मैंने 2 चम्मच चीनी डाल के मैं घोल सकता हूँ, तो पानी क्या हो जाएगा उसमें? सॉल्वेंट। और जो मैं चीनी डाल के घोल रहा हूँ उसमें वो हो जाएगी सॉल्यूट। किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर हम जब तक घोलते जा रहे हैं उसे, तो कितनी चीनी उस पानी के अंदर घुल सकती है, उस अमाउंट की चीनी के अमाउंट को हम लोग क्या बोलेंगे? सॉल्युबिलिटी बोलेंगे उस पानी के लिए। अभी अलग अलग चीज़ों पर डिपेंड करती है। किसी चीज़ पर डिपेंड करती है? नेचर ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट पर डिपेंड करती है। अभी बताएंगे नीचे इसके बारे में। सॉल्यूट किस तरीके का है और वो सॉल्वेंट किस तरीके का है, तो उन दोनों के नेचर पर डिपेंड करेगी। सॉल्यूट सॉल्वेंट के अंदर घुल रहा है या नहीं घुल रहा। किसी एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूट कोई एक ऐसा हो सकता है जो घुल जाएगा। अगर आप सॉल्यूट चेंज कर दो, दूसरा सॉल्यूट लेके आओगे, तो हो सकता है वो उसके अंदर ना घुले। और किस चीज़ पर डिपेंड करती है? टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। ये भी हम डिटेल में आगे चल के पढ़ेंगे। सॉल्युबिलिटी सबकी देखेंगे, सॉलिड की, गैस की, लिक्विड के अंदर सारी देखेंगे। टेम्परेचर के बारे में भी आगे जाके डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सॉलिड की सॉल्युबिलिटी के बारे में बात करते हैं। किसके अंदर? लिक्विड के। तो इसमें मैंने यहाँ पे एक टर्म लिखा है, यहाँ पे लाइक डिसॉल्व लाइक। ये सब कुछ एनसीईआरटी का ही है, एनसीईआरटी में से मैं पढ़ाता हूँ। तो लाइक डिसॉल्व लाइक एनसीईआरटी में लाइन लिखी हुई है। इसका मतलब क्या है लाइक डिसॉल्व लाइक का? लाइक डिसॉल्व लाइक का मतलब ये है कि पोलर सॉल्यूट और पोलर सॉल्वेंट, नॉन पोलर सॉल्यूट, नॉन पोलर सॉल्वेंट, पोलर नॉन पोलर, उम्मीद करता हूँ पता होगा सबको। पोलर नॉन पोलर क्या होते हैं? पोलर वो होते हैं जिनकी पोलैरिटी में क्या होता है? पोलैरिटी में कोई ना कोई डिफरेंस देखने के लिए मिलता है। जैसे मैं बात करूँ NaCl की, Na पे Na पॉजिटिव होता है, Cl पे नेगेटिव होता है, तो ये क्या हो जाएगा? पोलर कंपाउंड हो जाएगा। सॉल्यूट हो सकता है ये हमारे लिए, ठीक है। और जैसे सॉल्वेंट के लिए बात करूँ तो पोलर सॉल्वेंट क्या हो सकता है? H2O हो सकता है। इसमें हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज होगा और ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज होगा। तो इस तरीके से पोलर सॉल्यूट है और पोलर सॉल्वेंट है जिनकी पोलैरिटी में कोई डिफरेंस नहीं है। जैसे H2 है, 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल से बना है H2 और दोनों की पोलैरिटी में कोई डिफरेंस नहीं है। तो ये कैसे मॉलिक्यूल्स हो जाते हैं? ये कैसे सॉल्यूट या सॉल्वेंट हो जाएंगे? हो जाएंगे नॉन पोलर। कहने का मतलब ये है कि पोलर सॉल्यूट पोलर सॉल्वेंट के अंदर घुलेगा और नॉन पोलर सॉल्यूट नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर घुलेगा। जैसे मैंने यहाँ पे आपको एग्जांपल भी दिया है। NaCl हर एक ऐसा नहीं हो सकता कि सारे सॉल्यूट सारे सॉल्वेंट के अंदर घुलते चले जाए। जैसे यहाँ पे एग्जांपल से समझिए होगा, NaCl और शुगर, ये मैं पानी के अंदर डालता हूँ। जैसे NaCl, सोडियम क्लोराइड, नमक हो गया, चीनी हो गई, पानी में डालेंगे घुल जाएगी। लेकिन अगर यही चीज़ मैं एंथ्रासीन के अंदर डालता हूँ, एंथ्रासीन भी एक सॉल्वेंट की तरह काम कर रहा है, यहाँ पे लिक्विड सॉल्वेंट है, तो उसके अंदर ये चीज़ नहीं घुलेगी। मैंने सॉल्यूट चेंज कर दिया। अब देखिए मैंने सॉल्यूट को नेफ्थलीन और एंथ्रासीन से रिप्लेस कर दिया। इंस्टेड ऑफ NaCl और शुगर, अगर अब मैं नेफ्थलीन और एंथ्रासीन को पानी में डालता हूँ तो ये पानी के अंदर नहीं घुलेगा। ये किसके अंदर घुलेगा? ये एंथ्रासीन के अंदर घुल जाएगा। ये एंथ्रासीन के अंदर घुल जाएगा। तो इससे हमें दिख रहा है कि सॉल्यूट एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट के अंदर घुलता है। जरूरी नहीं है कि वो सारे सॉल्वेंट के अंदर घुल जाए। तो ये स्टेटमेंट यहाँ से वेरीफाई हो सकती है दैट लाइक डिसॉल्व्स पोलर सॉल्यूट पोलर सॉल्वेंट के अंदर और नॉन पोलर सॉल्यूट नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर घुलेंगे। अब इनसे रिलेटेड कुछ आगे टर्म्स भी है जो हम पढ़ेंगे यहाँ पे। सबसे पहले डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन में क्या हो रहा है? डिसोल्यूशन जैसे प्रोसेस नाम से ही पता चल रहा होगा। डिसोल्यूशन क्या है कि सॉल्यूट को सॉल्वेंट के अंदर घोल रहे हैं, तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे डिसोल्यूशन। किसी भी एक सॉल्यूट को सॉल्वेंट के अंदर घोलना, दैट प्रोसेस इज नोन एज डिसोल्यूशन। When some solute is added to a solvent, some solute dissolve and its concentration increases in the solution and this process is known as dissolution. क्रिस्टलाइजेशन क्या है? क्रिस्टलाइजेशन भी पढ़ा होगा, लेकिन इन टर्म्स ऑफ सॉल्यूशन यहाँ पे मैं बता रहा हूँ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है। Some solid particle in solution collides with the solid particles and gets separated out of the solution. ऐसा हो सकता है कि सॉल्वेंट के अंदर पहले से ही कुछ सॉलिड पार्टिकल प्रेजेंट थे, मैंने उसमें और सॉलिड पार्टिकल्स डाल दिए, तो ये जो सॉलिड पार्टिकल्स मैंने डाले हैं वो पहले वाले सॉलिड पार्टिकल से जाके कोलाइड हो जाए और वापस अगर आप उन्हें सेपरेट करना चाहो तो वो सेपरेट आउट भी उसके साथ स्टिक होके सेपरेट आउट हो सके। इस तरीके का कोई भी प्रोसेस जिसमें हम ऐसे सेपरेशन कर सकते हैं सॉलिड पार्टिकल्स का फ्रॉम सॉल्वेंट बाय फॉर्मिंग क्रिस्टल्स, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्रिस्टलाइजेशन बोलेंगे। अब ये सॉल्यूशन 2 तरीके के हो सकते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? जिसमें और सॉल्यूट किसी भी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के अंदर सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व नहीं करा जा सकता। फिर से वही जो एग्जांपल सबसे आसान है समझना, वो चीनी पानी वाला ले लेते हैं।
मैंने 1 गिलास पानी लिया, उसके अंदर मैंने 2 चम्मच चीनी डाली, घुल गई। 3 चम्मच चीनी डाली, वो भी घुल गई, और 1 चम्मच डाल दी, 4 घुल गई। लेकिन कोई पर्टिकुलर अमाउंट है कि 1 गिलास पानी के अंदर कितनी चीनी घुल सकती है, वो बोलेंगे हम। मान लो 4 चम्मच चीनी डालने के बाद में अब चीनी उसके अंदर नहीं घुलेगी, जो 4 चम्मच चीनी घुल चुकी है उस पानी के अंदर, तो वो जो सॉल्यूशन बन चुका है उस सॉल्यूशन को हम लोग बोलते हैं क्या, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। यानी कि अब उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे मैं और चीनी उस पानी के अंदर नहीं घोल सकता, और सॉल्वेंट और सॉल्यूट उस सॉल्वेंट के अंदर नहीं डाल सकता। तो क्या बन जाएगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होगा कि यही सैचुरेटेड सॉल्यूशन को अगर मैं क्या कर देता हूँ, हीट अप कर देता हूँ, टेम्परेचर चेंज कर देता हूँ, तो मैं और चीनी इसके अंदर घोल सकता हूँ। यानी कि किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे आप घोलते चले जा रहे हो जब तक वो घुल रहा है, जब तक तो वो अनसैचुरेटेड है। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया कि 2 चम्मच चीनी डाली, वो उसके अंदर घुल गई, तो अभी तक वो सॉल्यूशन कैसा था, वो अनसैचुरेटेड था। 3 चम्मच चीनी डाली, वो तो भी घुल गई, तो भी वो कैसा सॉल्यूशन है, अनसैचुरेटेड। 4 चम्मच चीनी डालने के बाद में और चीनी उसके अंदर नहीं घुल रही, तो 4 चम्मच चीनी होते ही वो सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, सैचुरेटेड हो जाएगा। उससे पहले वो अनसैचुरेटेड था। आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, जो हमने पीछे टॉपिक अभी छोड़ा था उसी को आगे लेके चल रहे हैं। सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड लिक्विड के अंदर कैसे घोलते हैं। पीछे बताया था सॉल्युबिलिटी डिपेंड करती है किस पे, टेम्परेचर पे करती है, प्रेशर पे करती है, और नेचर पे करती है। तो नेचर के बारे में तो वही बात कर ली थी, टेम्परेचर प्रेशर को डिटेल में समझा रहा हूँ मैं। तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर कौन गवर्न करता है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर गवर्न करता है ली-चाडिलियर प्रिंसिपल। क्यों, क्योंकि ये सिस्टम कैसा है, ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम 2 तरीके के होते थे, ये भी 11वीं क्लास में पढ़ा था, डायनेमिक इक्विलिब्रियम, स्टैटिक इक्विलिब्रियम। डायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या होता था, जिसमें पार्टिकल्स आ रहे हैं जा रहे हैं, लगातार आना जाना चल रहा है, लेकिन जितने रेट से आ रहे हैं उतने ही रेट से बाहर जा रहे हैं, यानी कि प्रोसेस इक्विलिब्रियम पे है लेकिन आना जाना लगातार चल रहा है पार्टिकल्स का, उसे बोलते थे हम लोग डायनेमिक इक्विलिब्रियम। अगर आना जाना लगातार नहीं चल रहा है और जैसे इक्विलिब्रियम पे आ गया प्रोसेस, वैसे ही पार्टिकल बाहर से कोई नहीं आ रहा और अंदर से बाहर कोई भी एस्केप नहीं हो रहा, क्लोज्ड सिस्टम के अंदर हम बोल रहे हैं कि अगर आ रहे हैं, तो वो था स्टैटिक इक्विलिब्रियम। वो 11वीं क्लास में समझाया भी गया होगा आपको। तो ली-चाडिलियर प्रिंसिपल के हिसाब से हम गवर्न करेंगे, बोलेंगे कि ली-चाडिलियर प्रिंसिपल डिटरमाइन करता है कि टेम्परेचर किस तरीके से इफेक्ट करेगा सॉल्युबिलिटी। सबसे पहले मैंने ये प्रोसेस को 2 तरीके से डिवाइड करा। हो सकता है कि अगर आप सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूट डाल रहे हो तो प्रोसेस कैन आइदर बी एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। अगर एक्सोथर्मिक होता है तो क्या होगा भाई, एक्सोथर्मिक ये मैंने यहाँ पे लिखा है, इसे समझने का और याद करने का एक छोटा सा तरीका है, जैसे आप एक बार समझ लोगे तो दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रोसेस एक्सोथर्मिक है। एक्सोथर्मिक प्रोसेस कौन सा होता है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस वो होता है जो क्या करता है, हीट को रिलीज करता है, जिसमें हीट रिलीज होगी वो प्रोसेस होता है एक्सोथर्मिक। ये सबको पता होगा। अब हीट रिलीज हो रही है, कब रिलीज हो रही है, जब मैं सॉल्यूट को सॉल्वेंट के अंदर डाल रहा हूँ, यानी सॉलिड को लिक्विड के अंदर डाल रहा हूँ, घोल रहा हूँ, और हीट रिलीज हो रही है। मैंने क्या कर दिया, टेम्परेचर बढ़ा दिया, टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया। टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या हो जाएगा, हीट और ज्यादा रिलीज होने लगेगी ना। भाई मैंने टेम्परेचर कम कर रखा था, मैं सॉल्यूट को सॉल्वेंट के अंदर घोल रहा था, तो भी हीट रिलीज हो रही थी। मैंने क्या करा, टेम्परेचर बढ़ा दिया, हीट और ज्यादा रिलीज होने लग जाएगी। तो क्या उससे सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, सॉल्युबिलिटी क्यों बढ़ेगी, सॉल्युबिलिटी तो भाई सॉल्यूट पहले ही घोलने पे हीट निकल रही थी, अब तो और ज्यादा हीट निकलने लगेगी। कोई ऐसा काम करते हैं हम कि जिससे हीट कम हो जाती, हीट निकलना कम हो जाता, तो आप सॉल्यूट को और ज्यादा घोल सकते थे। यानी कि अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो हीट रिलीज जो हो रही थी वो इंक्रीज हो जाएगी, जिसकी वजह से सॉल्युबिलिटी घट जाएगी। किसी भी तरीके से ये जो हीट रिलीज हो रही है इसे मैं अगर कम कर दूं, वो कैसे कर सकता हूँ, टेम्परेचर को डिक्रीज कर। टेम्परेचर अगर मैं डिक्रीज कर दूंगा तो हीट ये जो रिलीज हो रही है, यानी कि जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में फेवरेबल काम हीट रिलीज हो रही है, उसे मैं घटा देता हूँ। तो आप क्या कर सकते हो, और सॉल्यूट को सॉल्वेंट के अंदर डाल सकते हो, जिस तरीके से आप क्या कर सकते हो, सॉल्युबिलिटी को बढ़ा सकते हो। वो यहाँ पे वाइस वर्सा लिखा गया है, इफ यू विल डिक्रीज द टेम्परेचर देन सॉल्युबिलिटी विल इंक्रीज, इफ यू विल इंक्रीज द टेम्परेचर देन सॉल्युबिलिटी विल डिक्रीज इन केस ऑफ एक्सोथर्मिक। सेम तरीका एंडोथर्मिक में भी है याद करने का। एंडोथर्मिक में क्या होता है, हीट आपको सप्लाई करनी पड़ती है। अगर ये आपको इस तरीके के सॉल्यूट है जो सॉल्वेंट के अंदर घुलने को तैयार नहीं है, हम हीट करेंगे तो ही वो घुलेंगे। अब ऐसे हीट सप्लाई करनी है, हीट कहाँ से सप्लाई करेंगे भाई, हीट कैसे आएगी, हीट टेम्परेचर इंक्रीज करोगे किसी चीज़ का तभी तो हीट आएगी। तो मैंने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होगा, मैं ज़्यादा से ज़्यादा हीट सप्लाई कर सकता हूँ। जितनी ज़्यादा मैं हीट सप्लाई करूँगा उतना ज़्यादा सॉल्यूट सॉल्वेंट के अंदर घुल जाएगा, सॉल्यूट सॉल्वेंट के अंदर घुल जाएगा तो क्या हो जाएगा, सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। और टेम्परेचर बढ़ा दिया और ज़्यादा हीट बढ़ गई, जितनी ज़्यादा हीट बढ़ेगी उतनी जल्दी सॉल्यूट सॉल्वेंट के अंदर घुलता रहेगा। क्यों,
क्योंकि उसे तो हीट चाहिए घुलने के लिए, तो इस तरीके से सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती रहेगी। वाइस वर्सा भी अगर मैं टेम्परेचर डिक्रीज करता हूँ तो हीट मिलेगी नहीं इस प्रोसेस को। सॉल्यूट को सॉल्वेंट के अंदर घुलने के लिए तो हीट चाहिए, वो हम दे नहीं रहे उसे, तो कहाँ से घुलेगा। तो टेम्परेचर अगर आप डिक्रीज करोगे तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। इस तरीके से आप इसे समझ सकते हो। इफेक्ट ऑफ प्रेशर है उसके बाद में। इफेक्ट ऑफ प्रेशर में क्या है, प्रेशर का उतना कोई सिग्निफिकेंट इफेक्ट नहीं होता है सॉलिड की सॉल्युबिलिटी पे लिक्विड के अंदर। क्यों नहीं होता, क्योंकि सबको पता है सॉलिड जो है वो हाईली इनकम्प्रेसिबल है। तो आप प्रेशर ऊपर से लगाइए मत लगाइए, सॉलिड इनकम्प्रेसिबल है, प्रेशर से फर्क नहीं पड़ने वाला। प्रेशर आप इंक्रीज कर भी दोगे तो भी सॉल्युबिलिटी में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, कोई मामूली बहुत सा फर्क पड़ सकता है। ये था सॉलिड एंड लिक्विड। अब स्टार्ट कर रहे हैं हम क्या, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस एंड लिक्विड। अभी हम लिक्विड के अंदर सॉलिड को घोल के देख रहे थे और लिक्विड के अंदर गैस को घोल के देखेंगे। इसमें भी हम ये सब चीज़ें टेम्परेचर प्रेशर किस तरीके से इफेक्ट करता है वही पढ़ेंगे। पहले थोड़ा सा मैं एक डायग्राम के हेल्प से समझा देता हूँ। ये डायग्राम आपके एनसीईआरटी में गिवन है, उसी को मैंने यहाँ पे ड्रॉ करा है। सॉल्युबिलिटी गैस की लिक्विड के अंदर ग्रेटली इफेक्ट करता है टेम्परेचर और प्रेशर। कैसे इफेक्ट करता है ये भी हम आगे समझेंगे। ये मैंने दो डायग्राम बनाए, इसमें क्या करा, मैंने कोई भी एक ये सिस्टम लिया है, सिस्टम के अंदर ये मैंने बाइफर्केशन करके दिखाया, डिवाइड करके दिखाया इसको। नीचे जो है वो सॉल्यूशन है और ऊपर जो है वो क्या लिया है मैंने, एक गैसियस सिस्टम लिया है। ये मैंने एक फ्रिक्शनलेस पिस्टन लगाया जिसको मैं कुछ ऊपर वेट लगा के नीचे की तरफ पुश करना चाह रहा हूँ। यहाँ पे वेट कम है, इस वाले केस में मैंने क्या कर दिया है, वेट को इंक्रीज कर दिया है। जैसे आपने वेट इंक्रीज करा इस केस में, तो आपने वेट इंक्रीज करा, दैट मीन्स क्या हो जाएगा, जो गैसियस पार्टिकल है यहाँ पे क्या है, ये कंडीशन, ये जो यहाँ पे हमने दोनों डायग्राम में दिखाई है, ये कंडीशन कौन सी है, डायनेमिक इक्विलिब्रियम की। अभी बताया था डायनेमिक इक्विलिब्रियम में क्या होगा, पार्टिकल्स लगातार मूव करते रहेंगे। तो ये गैसियस पार्टिकल इसमें से इसमें जा रहे हैं लिक्विड में, लिक्विड के कुछ पार्टिकल्स गैस में आ रहे हैं, गैस के लिक्विड में, लिक्विड के गैस में, ये लगातार चल रहा है, प्रोसेस इक्विलिब्रियम में है। मैंने पिस्टन पे वेट बढ़ा दिया, पिस्टन पे वेट बढ़ा दिया, W2 W3 ये देख रहे होगे आप लोग कि एक्स्ट्रा वेट लगा दिया, जिसकी वजह से प्रेशर बढ़ जाएगा। प्रेशर बढ़ने की वजह से देखा होगा ये पिस्टन नीचे आ गया और यहाँ पे गैसेस मॉलिक्यूल्स कम दिख रहे हैं, यहाँ पे गैसेस मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा पास में आ चुके हैं। क्यों, क्योंकि जगह जो पहले इतनी जगह में गैस थी अब वो इतनी जगह में ही रहेगी ये गैस। तो इसकी वजह से क्या होगा कि जो पार्टिकल्स पहले सॉल्यूट पार्टिकल्स यानी गैस के पार्टिकल जो लिक्विड के अंदर जा रहे थे अब वो ज़्यादा जाने लगेंगे। सपोज करो पहले 10 पार्टिकल जा रहे थे और 10 वापस आ रहे थे, तो अब हो सकता है 20 पार्टिकल जाने लगे और 10 ही वापस हैं। क्यों, क्योंकि हमने क्या कर दिया, प्रेशर बढ़ा दिया। प्रेशर बढ़ाने की वजह से अब क्या बोलेंगे कि सॉल्यूट पार्टिकल ज़्यादा मूव करेंगे किसके अंदर, सॉल्वेंट के अंदर या सॉल्यूशन के अंदर, यहाँ पे जो भी लिक्विड हमने लिया है। तो जिसकी वजह से क्या होगा, प्रेशर बढ़ाने की वजह से सॉल्युबिलिटी बढ़ गई। एक कंडीशन आएगी कि ये यहाँ से ज़्यादा पार्टिकल जा रहे हैं, यहाँ से कम पार्टिकल ऊपर आ रहे हैं, क्योंकि अभी इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश नहीं हुआ है। इक्विलिब्रियम को वापस से एस्टेब्लिश करने के लिए ज़्यादा पार्टिकल यहाँ से नीचे जाते रहेंगे। फिर एक कंडीशन आएगी इस डायनामिक इक्विलिब्रियम में कि इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाएगा इस स्टेट में, डायनामिक इक्विलिब्रियम में, इस स्टेट में या इस पूरे सिस्टम में एक कंडीशन आएगी जिसमें डायनामिक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाएगा और फिर ऊपर से नीचे आने वाले, नीचे से ऊपर जाने वाले पार्टिकल्स फिर से क्या हो जाएंगे, कॉमन हो जाएंगे। जितने ऊपर से नीचे आ रहे हैं उतने नीचे से ऊपर चले जाएंगे। चलिए आगे सॉल्युबिलिटी अभी वही कंटिन्यू कर रहे हैं गैस की। सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इंक्रीज विद इंक्रीज इन द प्रेशर। सॉल्युबिलिटी गैस की लिक्विड के अंदर प्रेशर इंक्रीज करने पे इंक्रीज हो जाती है। ये कहाँ से पता चला, ये भाई साहब थे हेनरी, उन्होंने ये लॉ दिया था, हेनरी लॉ जिसका नाम है। उन्होंने बोला था, उन्होंने कुछ स्टडी करी, कुछ अपना एक्सपेरिमेंट करके देखे, जिसके बेसिस पर उन्होंने बताया कि सॉल्युबिलिटी जो है गैस की वो इंक्रीज करती है क्या करने से, प्रेशर को इंक्रीज करने से। मोर प्रिसाइज फॉर्म इसकी क्या है, पार्शियल प्रेशर, इन्होंने फिर से थोड़ा सा चेंज करके बोला था उसको। पार्शियल प्रेशर गैस का पार्शियल प्रेशर वेपर फेज के अंदर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, सॉल्यूशन के मोल फ्रैक्शन के, उसके मोल फ्रैक्शन के, जो भी आप गैस डिसॉल्व कर रहे हैं। यानी कि पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन हटाते हैं तो एक KH कांस्टेंट हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। इस कांस्टेंट को बोलते हैं क्या, हेनरीज लॉ कांस्टेंट या हेनरीज कांस्टेंट। हेनरीज लॉ कांस्टेंट नहीं, हेनरीज कांस्टेंट हम लोग इसे बोलते हैं। तो अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ हम कह सकते हैं दैट प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन या फिर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी। प्रेशर कौन सा, पार्शियल प्रेशर। तो पार्शियल प्रेशर पता ही होगा सब लोगों को क्या होता है, प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस इनसाइड द कंटेनर या ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर इज नोन एज पार्शियल प्रेशर। तो वो पार्शियल प्रेशर मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा या सॉल्युबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जितना आप प्रेशर बढ़ाओगे मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा, मतलब सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी गैस की लिक्विड के अंदर। इसकी कुछ एप्लीकेशंस भी हैं, लॉ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसके एप्लीकेशन। बोर्ड में काफ़ी बार पूछी जा चुकी है कि एप्लीकेशंस बताइए हेनरी लॉ कांस्टेंट की।
सबसे पहली एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताता हूँ। सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 को इंक्रीज करते हैं। देखा है सोडा बॉटल्स जो आती हैं वो कितनी टाइट होती है, बिल्कुल पत्थर की तरह होती है। कोल्ड ड्रिंक बॉटल, सोडा बॉटल्स, वो क्यों होती हैं? क्योंकि CO2 घुली होती है सोडा बॉटल के अंदर। या आप कोल्ड ड्रिंक भी पीते होगे, उसमें भी एक तीखा सा जो टेस्ट आता है, जो सोडा में भी बहुत ज़्यादा आता है, वो किस वजह से आता है? CO2 की वजह से आता है। तो CO2 जितनी ज़्यादा घुली होगी उतना ज़्यादा उसका फिजिंग टेस्ट होगा, उतना ज़्यादा फिजिंग नेचर होगा उसका। तो ज़्यादा से ज़्यादा CO2 घोलने के लिए क्या करते हैं? अभी मैंने बोला कि गैस को किसके अंदर घोल रहे हैं? लिक्विड के अंदर घोल रहे हैं, जो भी लिक्विड मिक्सचर उन्होंने बनाया है। अब ज़्यादा से ज़्यादा वो कब घुलेगा? जब जितना ज़्यादा प्रेशर होगा उतनी ज़्यादा सॉल्युबिलिटी होगी। इसीलिए क्या करते हैं? सोडा बॉटल को अंडर हाई प्रेशर सील करते हैं। देखा होगा आपने, ऐसे दबा के देखो, अगर नई बॉटल लेके आओगे तो नहीं दबेगी। क्यों? क्योंकि हाई प्रेशर के अंदर सील हो रखी है। आप एक बार अगर उसे लूज कर दोगे तो देखा होगा गैस एकदम से बाहर निकलती है, प्रेशर रिलीज हो जाएगा। प्रेशर रिलीज होने के बाद में देखा होगा CO2 जो है वो बाहर आ जाएगी उसकी, जो भी उसके अंदर डिजॉल्व CO2 थी। अगर आप दोबारा कोल्ड ड्रिंक को टेस्ट करोगे, कुछ टाइम बाद पियोगे, तो उसमें वो टेस्ट नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि CO2 जो उसके अंदर घुली थी वो CO2 एस्केप आउट हो चुकी है, सॉल्युबिलिटी खत्म हो गई, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो चुकी है, CO2 की उसके अंदर मात्रा कम हो चुकी है, इसलिए उसका टेस्ट भी खत्म हो जाएगा। ये एक एप्लीकेशन है इसकी। दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन स्कूबा डाइवर्स की है। स्कूबा डाइवर सबको पता होंगे कौन होते हैं, मूवीज वगैरह में देखे होंगे। तो अंडर वाटर जाते हैं और तैरते हैं और जो भी रिसर्च वगैरह करते हैं, जो भी करते हैं। स्कूबा डाइवर्स है, अंडर वाटर गए, यहाँ पे क्या होता है, जैसे जितना हम पानी के अंदर जाते जाते हैं, उससे क्या होता जाता है? प्रेशर अंदर बढ़ता जाता है, किसका? गैसेस का। पानी के अंदर जो गैसेस हैं उनका प्रेशर बढ़ता चला जाता है। तो प्रेशर बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगी? सॉल्युबिलिटी भी बढ़ेगी। तो सॉल्युबिलिटी जो एटमॉस्फेरिक गैसेस है वहाँ पानी के अंदर, उसका जो सॉल्युबिलिटी है वो हमारे ब्लड के अंदर क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। अब जब वो स्कूबा डाइवर जब नीचे घूम रहे हैं तो बहुत सारी गैसेस क्या हो गई? उनके ब्लड के अंदर डिजॉल्व हो चुकी है। अब वो जब वो वापस से सरफेस पे आ रहे हैं, वाटर के सरफेस पे ऊपर से वापस से नीचे से ऊपर आ रहे तैर के, तो क्या होगा? प्रेशर एकदम से डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। अब प्रेशर डिक्रीज होना शुरू होगा तो प्रेशर डिक्रीज होगा तो सॉल्युबिलिटी वापस से डिक्रीज होगी। यानी कि जो गैस घुली थी ब्लड के अंदर, अब वो बाहर निकलना शुरू होंगी। अब वो गैसेस एकदम से बाहर निकलना शुरू हो जाती है, एकदम से सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। तो ये जो लिखा है यहाँ पे कि रिलीज इन द डिसॉल्व्ड गैसेज, ये जो गैस यहाँ पे डिसॉल्व हो गई थी ब्लड में, अब वो निकलना शुरू हो जाती है। एकदम से ये गैसेस निकलना शुरू हो जाती है, एस्केप आउट करने लगती है हमारी बॉडी से, जिसकी वजह से क्या हो जाता है? हमारी जो ब्लड कैपिलरीज होती हैं उनके अंदर नाइट्रोजन बबल्स बनने लगते हैं। ब्लड वेसल्स के अंदर, ब्लड कैपिलरीज के अंदर नाइट्रोजन बबल्स बनने लगेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा? हमारे ब्लड का जो फ्लो है वो हो सकता है चोकअप हो जाए, हो सकता है ब्लड फ्लो जितना आसानी से हो रहा था हमारी बॉडी में वो ना हो, और सीवियर कंडीशन में हो सकता है कि किसी भी जो ऐसा इंसान था या जो भी गया था स्कूबा डाइवर नीचे पानी में, सीवियर केसेस में उसकी डेथ भी हो सकती है। इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं? जो नाइट्रोजन बबल्स बन जाते हैं उस कंडीशन को बोलते हैं बैंड्स। अब इसे खत्म कैसे करा जाए? स्कूबा डाइवर्स तो जाते हैं लेकिन वो बच जाते हैं, ठीक ठाक रहते हैं। तो कैसे करते हैं? इसीलिए स्कूबा डाइवर्स देखा होगा अपने पीठ पे, अपने बैक पे क्या करते हैं? एक सिलेंडर कैरी करते हैं, जिस सिलेंडर के अंदर ऑक्सीजन और हीलियम दो गैसेस डिसॉल्व होती हैं। वो गैसेस क्या करती हैं? ये जो कंडीशन मैंने बताई कि जब ऊपर आएंगे प्रेशर डिक्रीज होगा, ये सब कहानी होगी, लेकिन जब वो ऊपर आएंगे और जब गैसेस एस्केप आउट करेंगी तो जो नाइट्रोजन के बबल्स बन रहे थे हमारी ब्लड कैपिलरीज में, वो बबल्स नहीं बनने देगा वो सिलेंडर। वो सिलेंडर लगातार गैसेस जो है हमारी बॉडी के अंदर सप्लाई करता रहेगा ऊपर आने पे भी, जिसकी वजह से नाइट्रोजन बबल्स नहीं बनेंगे ब्लड कैपिलरीज में और बैंड्स होने से बच जाएगा। थर्ड है ये एप्लीकेशन उसी की पीछे जो हमने छोड़ा था हेनरीज लॉ की एप्लीकेशन। हाई एल्टीट्यूड में एक कंडीशन आ जाती है, मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिखा है, नोट्स में आपको पूरा प्रॉपर दिया है मैंने, बस यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। हाई एल्टीट्यूड में कंडीशन आ जाती है दैट इज नोन एज एनोक्सिया। क्या होता है? हाई एल्टीट्यूड पे पता होगा जब ऊपर जाते जाते हैं तो प्रेशर क्या होता चला जाता है? कम होता चला जाता है। प्रेशर कम एल्टीट्यूड पे क्या होता है? प्रेशर कम होता चला जाता है, और प्रेशर कम होने से क्या होगा? जो सॉल्युबिलिटी है वो कम होती चली जाएगी। बोला था मैंने प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हेनरी लॉ ने बताया था। सॉल्युबिलिटी ऑक्सीजन की हमारे ब्लड के अंदर कम होती चली जाएगी, यानी कि ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन हमारे ब्लड के अंदर लगातार डिक्रीज होती चली जाएगी। ऑक्सीजन की जितनी कम हमारी बॉडी के अंदर होगी उतनी दिक्कत हमें क्या होगी? उतनी जल्दी जल्दी हमें सांस लेनी पड़ेगी। उसी कंडीशन को डेफिशिएंसी जो ऑक्सीजन की हमारी बॉडी के अंदर हो जाती है और हमें सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, उसी कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं? एनोक्सिया बोलते हैं। ऑफन देखा गया है कि ऊपर जाते हैं जो लोग माउंटेन क्लाइंबर्स वगैरह होते हैं तो नोज ब्लीडिंग वगैरह भी उनकी एक कॉमन इशू है, नोज ब्लीडिंग वगैरह करने लगती है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन की हमारी बॉडी के अंदर बहुत कमी हो जाती है। उसके बाद ये तो हमने बात कर ली टेम्परेचर कैसे इफेक्ट, प्रेशर कैसे इफेक्ट करता है, हेनरी लॉ के थ्रू एक्सप्लेन कर दिया। अब टेम्परेचर कैसे इफेक्ट करता है एक बार इसको समझ लेते हैं। सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन लिक्विड डिक्रीज विद राइजिंग टेम्परेचर। लिक्विड की सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती रहेगी जैसे जैसे क्या होगा? टेम्परेचर राइज करेंगे हम लोग।
टेम्परेचर राइज कर रहे हैं, कैसे समझेंगे इसको कि कैसे होगा भाई, क्यों हो रही है डिक्रीज टेम्परेचर राइज करने पे? तो उसका सिंपल सा एक एक्सप्लेनेशन है। जब गैसेज को आप लिक्विड के अंदर डिसॉल्व कर रहे हो तो गैसेज लिक्विड के अंदर ऐसे डिसॉल्व नहीं हो सकती। गैसेज लिक्विड के अंदर जब भी डिसॉल्व होंगी जब वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे, यानी कन्वर्जन ऑफ गैसेज इनटू लिक्विड, जिसके बाद फिर लिक्विड लिक्विड आसानी से घुल जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि गैसेज लिक्विड के अंदर घुलती हैं, लेकिन वो इस तरीके से घुलती हैं। इस प्रोसेस को हम किससे कंपेयर करके समझ सकते हैं? कंडेंसेशन से समझ सकते हैं। कंडेंसेशन में क्या होता है कि गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं हम लोग। यहाँ पे भी वही होता है कि जब गैस को आप लिक्विड के अंदर डिसॉल्व कर रहे हो तो एक प्रोसेस होता है सिमिलर टू द कंडेंसेशन। कंडेंसेशन की तरह एक प्रोसेस होगा और हीट रिलीज होगी। सबको पता होगा भाई जब गैस लिक्विड के अंदर कन्वर्ट होती है या लिक्विड को आपको गैस में कन्वर्ट करना है तो आपसे हीट करना पड़ेगा। अगर गैस लिक्विड में कन्वर्ट होगी तो हीट रिलीज करेगी, और लिक्विड अगर आइस में कन्वर्ट होगा तो वो भी हीट रिलीज करेगा। तो उल्टा जा रहे हैं हम लोग, गैस को लिक्विड में कर रहे हैं कंडेंसेशन प्रोसेस। तो कैसा प्रोसेस हो गया? ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो गया। एक्सोथर्मिक प्रोसेस क्यों? क्योंकि ये हीट रिलीज कर रहा है। अभी पीछे मैं समझा के आया था कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस में क्या होता था कि हीट रिलीज होगी। हीट रिलीज होगी तो टेम्परेचर अगर आप इंक्रीज कर दोगे, टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया मैंने, तो और ज़्यादा हीट रिलीज होने लगेगी ना। हीट तो पहले ही रिलीज हो रही थी, हमें तो हीट कम करनी थी अगर सॉल्युबिलिटी बढ़ानी थी। हमने उल्टा काम और कर दिया, टेम्परेचर बढ़ा दिया। टेम्परेचर बढ़ाने से क्या हो जाएगा? हीट रिलीज जो हो रही थी, द अमाउंट ऑफ हीट रिलीजिंग विल इंक्रीज, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा? सॉल्युबिलिटी विल बी डिक्रीज। आप क्या कर सकते हो? अगर आपको सॉल्युबिलिटी बढ़ानी है तो आप टेम्परेचर घटा दीजिए। टेम्परेचर घटाएंगे आप तो क्या होगा? ये जो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, ये जो हीट रिलीज कर रहा था कंडेंसेशन का प्रोसेस, ये कम हीट रिलीज होगी टेम्परेचर डिक्रीज करने से, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा? आपकी सॉल्युबिलिटी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो ये था आज के लेक्चर में, इतना ही है। कल से हम स्टार्ट करेंगे वेपर प्रेशर वगैरह के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, राउल्स लॉस एक्सप्लेन करेंगे उन्हें, आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन कल से पढ़ेंगे। इसमें अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम रही हो तो वीडियो के नीचे आप कमेंट कर सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं और बता सकते हैं क्या दिक्कत है। मैं कोशिश करूँगा कि मैं कल की वीडियो में वो दिक्कत ख़त्म कर सकूँ।